सभी को नमस्कार। यजित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान। और कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन है वो सीटेट में, फर्स्ट ग्रेड में और नेट जेआरएफ के जो एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बीएड सेकेंड ईयर के परीक्षार्थी हैं उन के कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में बीएड में है, तो वहां भी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप कंप्यूटर के इतिहास के बारे में या कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। तो आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कंप्यूटर में समय के साथ साथ जो सुधार हुए हैं, यानी जैसे समय बदलता गया है वैसे वैसे कंप्यूटर के अंदर क्या होते गए हैं, सुधार होते गए हैं। तो उन अलग अलग जो सुधार हुए हैं उन सुधारों को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है। जैसे कंप्यूटर के विकास में सुधार होते गए वैसे वैसे कंप्यूटर की जनरेशन बनती गई, कंप्यूटर की पीढ़ियां बनती गई या कंप्यूटर को अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित किया जाता रहा। अब तक कंप्यूटर की यानी 5 जनरेशन है, 5 पीढ़ियां हैं, वो बना दी गई है। तो वर्तमान में अगर पूछे कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां बना दी गई है। कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया गया है कि वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है। तो वर्तमान में कंप्यूटर की जो चल रही है वो 5वीं पीढ़ी चल रही है। यानी आज का जो कंप्यूटर है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो सबसे पहले यानी जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, प्रथम जो पीढ़ी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी इसका जो समय है, समय की दृष्टि से देखें तो 1946 से 1956 तक का जो दौर था वो प्रथम पीढ़ी का समय माना जाता है। 1946 से 1956 तक का जो समय है वो किसका है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का काल है, प्रथम पीढ़ी का समय है। यानी इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी, जहां प्रश्न पूछा जाता है कि इस जनरेशन में कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में यानी किसका इस्तेमाल होता था या क्या लगाया जाता था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटर में, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में या कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसका उपयोग होता था। यहां पर पहली पीढ़ी के अंदर होता था वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में किसका करते थे उपयोग, वैक्यूम ट्यूब का करते थे।
वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसका प्रयोग होता था, तो किसका होता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ये याद रखना है। उसके बाद प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है यानी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में इनमें जो इनपुट डिवाइस है यानी जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को यानी निर्देश देते हैं, तो इनपुट डिवाइस के रूप में जो पंच कार्ड थे, पंच कार्डों का उपयोग किया जाता था। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट इनपुट डिवाइस के रूप में डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। यानी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर तो किसका प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का, और जो हम इनपुट देते थे, इनपुट जो डिवाइस थी उस डिवाइस के रूप में किसका उपयोग हो रहा था, यहां पर पंच कार्ड का प्रयोग हो रहा था। अब जब भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो इस जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता था, यानी एकदम निम्न स्तर की भाषा का है प्रयोग होता था इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में। लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता था। अगर पूछ ले कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस स्तर की भाषा का उपयोग होता था, तो लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता था, यानी निम्न स्तर की भाषा का उपयोग होता था। उसके बाद ये पूछ लिया जाए कि इस पीढ़ी में या इस जनरेशन में कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वो कौन कौन सी थी, तो इस पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर के में कार्य करने के लिए जिन भाषाओं को उपयोग में लिया जाता था, जो वो निम्न स्तरीय भाषाएं कौन कौन सी थी, तो एक तो असेंबली लैंग्वेज थी और एक मशीनी भाषा थी। कौन कौन सी, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में असेंबली भाषा और मशीनी भाषा। मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था और दोनों ही क्या थी, ये निम्न स्तरीय भाषा थी। असेंबली लैंग्वेज थी वो भी निम्न स्तरीय थी और मशीनी लैंग्वेज है वो भी क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, यानी निम्न स्तरीय भाषा मानी जाती है। अब इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर की जो ये पीढ़ी है, इसमें जो डाटा स्टोरेज किए जाए उसके लिए किस डिवाइस का उपयोग किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो इस जनरेशन के कंप्यूटरों में स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक जो ड्रम था उस मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज
डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। यानी जो डाटा स्टोर करते हैं उस डाटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती थी वो क्या थी? मैग्नेटिक क्या था? ड्रम था। क्या था? मैग्नेटिक ड्रम था। एक महत्वपूर्ण बात ये थी इसकी। उसके बाद में ये जो वैक्यूम ट्यूब बनाई गई थी, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करने के लिए जो वैक्यूम ट्यूब का जो निर्माण किया गया था, उसका आविष्कार कब और किसने किया था? तो हम कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हुआ। कब होता है? 1904 में होता है। और कौन करते हैं? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग करते हैं। कौन करते हैं? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया। कब किया? 1904 में किया। यानी वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी शुरू हुई उससे पहले हो चुका था। उस टाइम वैक्यूम ट्यूब थी। इस वैक्यूम ट्यूब को ही यानी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में काम में लिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की पीढ़ी का समय पूछा जा सकता है। तो यानी सामान्य तौर पर जो समय है, वैसे देखिए अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लेखकों के अनुसार अलग अलग मिलेगा आपको, लेकिन जो सही समय है वो है 1946 से 1956 तक का समय। इलेक्ट्रॉनिक रूप में जिसको काम में लिया गया वो वैक्यूम ट्यूब थी, और इनपुट डिवाइस के रूप में जिसको काम में लिया गया यानी वो था पंच कार्ड। और जो भाषा का जो स्तर था वो था लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज जो थी वो दो भाषाएं थी, असेंबली भाषा और मशीनी भाषा। और स्टोरेज डिवाइस के रूप में जिसको काम में लिया जाता था वो था मैग्नेटिक ड्रम। और जो ये वैक्यूम ट्यूब थी, इस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में हो जाता है। और इसका आविष्कार कौन करते हैं? एम्ब्रोस फ्लेमिंग इसका आविष्कार करते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है। अब देखिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी है जनरेशन ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1900, पहले 1946 से 56 तक थी, दूसरी 1956 से लेकर के 1964 तक का समय माना जाता है। 1956 से 1964 तक कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कालक्रम माना जाता है। अब देखिए पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसको काम में लिया गया था? वैक्यूम ट्यूब को काम में लिया गया था। तो दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह जो वैक्यूम ट्यूब थी उसके स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। किसका? ट्रांजिस्टर का। तो यह कह सकते हैं सबसे पहले हम मुख्य बात यह है
कि इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। यानी जो रेडियो वगैरह जो होती हैं, टीवी वगैरह होते हैं, उनमें भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? वैक्यूम ट्यूब की जगह स्पीडी में क्या आ गया? ट्रांजिस्टर आ गया। और जो इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड थे, तो यहां भी दूसरी पीढ़ी में भी इनपुट डिवाइस के रूप में किसको काम में लिया गया? पंच कार्डों को ही काम में लिया गया। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी में भी इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का उपयोग होता रहा। फर्स्ट जनरेशन थी, पहली पीढ़ी में पंच कार्ड थे इनपुट डिवाइस के रूप में। द्वितीय पीढ़ी में भी इनपुट डिवाइस के रूप में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्डों को ही काम में लिया गया। और इस जनरेशन में यानी फर्स्ट पीढ़ी में क्या थी? लो लेवल लैंग्वेज थी। और यहां इस पीढ़ी में क्या होता है कि कंप्यूटर के लिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका उपयोग किया जाने लगा। यहां परिवर्तन आता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। यानी यहां पर कंप्यूटर के लिए उच्च स्तरीय जो भाषा है, उस उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग होने लगा। और ये पूछ ले कि द्वितीय पीढ़ी की प्रमुख जो उच्च स्तरीय भाषा थी वो कौन कौन सी थी? तो एक तो थी फोर्ट्रॉन और दूसरी थी कोबोल। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी में फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का उपयोग होता था। दोनों के दोनों क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी। और ये पूछ लिया जाए कि प्रथम वैज्ञानिक लैंग्वेज पूछ ले या हाई लेवल लैंग्वेज पूछ ले, तो इन दोनों में से कौन सी है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फोर्ट्रॉन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है या एक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। कोबोल और फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन कोबोल और फोर्ट्रॉन दोनों क्या है? उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। और इस पीढ़ी के अंदर जो स्टोरेज के रूप में है, वहां पर क्या था? मैग्नेटिक ड्रम था। और यहां पर क्या आ गया? मैग्नेटिक टेप आ गया। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी में स्टोरेज
डिवाइस के रूप में, स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक जो टेप थी, यानी मैग्नेटिक टेप का उपयोग होने लगा। ये दूसरी पीढ़ी में क्या हुए, परिवर्तन हुए। सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में ये परिवर्तन हुए। समय काल 1956 से, पहली का था 1946 से 56 और इसका 1956 से 1964। और वैक्यूम ट्यूब जो लगाई गई थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक के लिए, तो उस वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, ट्रांजिस्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, ट्रांजिस्टर आ जाता है। और इनपुट डिवाइस के रूप में वहां भी पंचकार्डी काम में लिए जाते थे और यहाँ भी कौन क्या काम में आ रहे हैं, पंचकार्डी काम में आ रहे हैं। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें यानी लो लेवल लैंग्वेज थी और यहाँ पर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। और लो प्रथम पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज जो थी वो कौन कौन सी थी, असेंबली और मशीनी भाषा थी। लेकिन यहाँ पर हाई लेवल जो लैंग्वेज है उसके रूप में एक तो फोर्ट्रॉन आ गई और एक आ गई कोबोल। प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग हो रहा था और यहां पर द्वितीय पीढ़ी में यानी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका उपयोग हो रहा है, मैग्नेटिक टेप का उपयोग हो रहा है। तो ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि यहां पर जो ट्रांजिस्टर था उस ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार यहां होता है, वो होता है 1947 में। यानी पूछ ले ट्रांजिस्टर का आविष्कार, तो 1947 में हो जाता है। और कौन करता है, विलियम शॉकी और जॉन बर्डिन करते हैं। विलियम शॉकी और जॉन बर्डिन या बर्डिन करते हैं। बर्डिन करते हैं। ये क्या है, दोनों के दोनों आविष्कारक हैं। किसके, ट्रांजिस्टर के। कई जगह इसका नाम विलियम शॉकी मिलता है और कई जगह इसका नाम है विलियम शॉकली भी मिल जाता है। दोनों नाम याद रखना। कई जगह इनका नाम विलियम शॉकली भी आता है और कई जगह विलियम शॉकी या लिख करके छोड़ देते हैं। तो आप पूरा नाम लिख लो, विलियम शॉकली। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी का जो समय है वो शुरू होता है 1964 से लेकर के, यानी पहली पीढ़ी थी वो कहां से कहां तक थी, 1946 से 1956, दूसरी 1956 से लेकर 1964 और तीसरी पीढ़ी जो शुरू होगी वो होगी 1964 से 1971 तक। तो 1964 से 1971 तक कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी मानी जाती है।
अब देखिए इस पीडी में, दूसरी पीडी में क्या आया था, ट्रांजिस्टर आया था। अब यहां ट्रांजिस्टर की जगह आईसी आ जाती है, क्या आती है, आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाता है। सबसे बड़ा यानी बदलाव तो ये था। तो हम कह सकते हैं इस पीडी में इस पीडी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। पहला बदलाव तो ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आ गई, आईसी आ गई। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरा, इस जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में वहां प्रथम और द्वितीय पीढ़ी दोनों में किससे काम चल रहा था, पंच कार्ड से काम चल रहा था। लेकिन तीसरी पीढ़ी में जाकर के कीबोर्ड और माउस का उपयोग होने लगा। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस का उपयोग होने लगा। पहली और दूसरी पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में क्या थे, पंच कार्ड थे। और यहां पर क्या आ गए, महत्वपूर्ण बात है, कीबोर्ड और माउस। अगर कभी पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड और जो माउस है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में यानी उपयोग होने लगे, तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में ये उपयोग में आने लगे, कीबोर्ड और माउस। अब देखिए इस जनरेशन में जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी उपयोग किया जाने लगा। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी में VNOP कह सकते हैं, इस पीढ़ी में, या ओएस कह सकते हैं। इस पीढ़ी में विंडो को हम लिख सकते हैं विन ओएस, यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा। यानी विंडो ऑपरेटिंग भी कब आता है, तीसरी पीढ़ी के अंदर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आता है। अब यहां स्टोरेज की बात करें तो पहले में तो क्या था, मैग्नेटिक ड्रम था, पहली पीढ़ी में थे। दूसरी पीढ़ी आई, मैग्नेटिक टेप था। लेकिन कंप्यूटर की जैसे ही थर्ड जनरेशन आई तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या आ गया, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का उपयोग होने लगा। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क और
हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होने लगा। अब यहां मैग्नेटिक टेप की जगह क्या चीज आ गई, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आ गई। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह पूछी जा सकती है कि जो आईसी थी, यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट यहां आया था, इसका आविष्कार किसने किया था, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार कौन करता है, यानी एक तो जैक जो कीवली हैं वो, और दूसरे हैं वो है रॉबर्ट नॉइसी, यानी जैक कीवली, और दूसरे जो हैं वो इनके साथ में कौन होते हैं, रॉबर्ट नॉइसी। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कीबोर्ड का आविष्कार करते हैं। ये पूछा कीबोर्ड का, सॉरी, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार करते हैं, आईसी का आविष्कार करते हैं। आईसी की क्या है, आविष्कार कर दोनों को दोनों। ये यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आईसी का आविष्कार कौन करता है। लेकिन ये आविष्कार, इन्होंने इस आईसी का आविष्कार किया कब, ये अगर पूछ लिया जाए तो ये आविष्कार करते हैं 1950 में। 1950 में। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी यानी चौथी पीढ़ी। अब कंप्यूटर की जो चौथी पीढ़ी है, इसका समय माना जाता है 1971 से लेकर 1989 तक का। 1971 से 1989 तक का समय है, वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का समय है। अब देखिए थर्ड जो पीढ़ी थी उसमें आईसी का प्रयोग हुआ, लेकिन यहां पर आईस के स्थान पर क्या आ जाती है, VLSIC आ जाती है। VLSIC यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाती है। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी में सबसे बड़ा बदलाव होता है ये, इस पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर किसका उपयोग होता है, VLSIC का। VLSIC यानी वेरी लार्ज
स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। यानी आईसी के स्थान पर क्या चीज आ गई? यहां पर आईसी थी तीसरी पीढ़ी में, इंटीग्रेटेड सर्किट था। यहां इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। दूसरा बदलाव क्या था? इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर है, उस माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। किसका उपयोग होने लगा? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। और इस पीढ़ी के अंदर क्या बदलाव होता है कंप्यूटर में? यानी इस जनरेशन में जो इनपुट डिवाइस थी, इनपुट डिवाइस के रूप में जो थर्ड जनरेशन में थे यानी कीबोर्ड और माउस थे, वो यहां भी प्रयोग होते हैं। तो कह सकते हैं इस पीढ़ी में भी इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस का उपयोग होता रहा। इनपुट डिवाइस के रूप में कौन कौन काम आ रहे थे? थर्ड पीढ़ी में कीबोर्ड और माउस आ गए थे। तो चतुर्थ पीढ़ी में भी इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस हैं, वही काम में आ रहे थे। इसके अलावा इस जनरेशन में जो स्टोरेज था, उस स्टोरेज डिवाइस के लिए या स्टोरेज के लिए ज्यादा जो उपयोग होने लगा वो किसका होने लगा? हार्ड डिस्क का उपयोग होने लगा। आए दोनों थे थर्ड के अंदर, थर्ड जनरेशन में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। लेकिन धीरे धीरे फ्लॉपी डिस्क है उसका उपयोग क्या हो गया? कम हो गया, और हार्ड डिस्क का उपयोग निरंतर बढ़ता गया। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग होता है। स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसको काम में लेते हैं? हार्ड डिस्क को। और इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस को। और यहां नई चीज क्या आती है? माइक्रो प्रोसेसर आता है। क्या आता है? माइक्रो प्रोसेसर आता है। और जो आईसी थी, उस आईसी की जगह क्या आ जाता है? VLSI यानी SIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाती है। ये इस पीढ़ी में क्या होते हैं? चतुर्थ पीढ़ी में बदलाव होते हैं कंप्यूटर में। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है, तो हम कह सकते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी। अब जो कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी है उसका समय कब से कब शुरू हो जाता है? कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी है वो 1989 से लेकर वर्तमान तक चल रही है। कब से कब तक? 1989 से
वर्तमान वर्तमान में कई बार प्रश्न पूछ लिया गया कि वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। इसमें सबसे बड़ा क्या बदलाव होता है इस पीढ़ी में? इस पीढ़ी में यानी जो आईसी थी, आईसी की जगह क्या था, VLSIC आई थी, यानी VERYLARG, स्केल इंटीग्रेटेड यानी जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट थी उसके स्थान पर इसमें बदलाव हो जाता है। उसके स्थान पर क्या आ जाता है, ULSIC, ULSIC, यू का अर्थ यहां क्या है, अल्ट्रा, अल्ट्रा, यहां वेरी लार्ज है, यहां अल्ट्रा लार्ज है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लगा। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर में और क्या बदलाव आते हैं, यानी इस पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम रूप से, यानी कंप्यूटर को कृत्रिम रूप से क्या था, समझदार बनाना था। तो हम कह सकते हैं इस पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को कृत्रिम, किस रूप में, कृत्रिम रूप से, कंप्यूटर को कृत्रिम रूप से समझदार बनाना है, रूप से समझदार बनाना है, जो किस पर डिपेंड करता है, जो कि एएल है, जो कि एएल यानी आर्टिफिशियल, जो कि एएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। यानी कंप्यूटर को क्या बनाना था, इस पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को कृत्रिम रूप से समझदार बनाना है, जो कि एआई है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर को क्या है, बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी अगर पूछ लिया जाए कि इनपुट डिवाइस के रूप में, तो इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस ही क्या है, प्रचलन में है। और ये पूछ लिया जाए पेपर में कि वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो ये कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो ये कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, ये हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
और जो बच्चे यानी बीएड सेकेंड ईयर कर रहे हैं उनका कंप्यूटर का जो पेपर है उनमें से यानी ये क्वेश्चन आना निश्चित है कि कंप्यूटर के विकास क्रम से आप क्या समझते हैं या कंप्यूटर का जो इतिहास है उससे आप क्या समझते हैं। तो आपका जो बीएड के मेन एग्जाम है उसकी दृष्टि से भी और हर कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर की जो जनरेशन है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और पूछा क्या जाता है कि जो नए नए बदलाव हुए जैसे 5वीं पीढ़ी में VLSIC था उसकी जगह क्या आया, ULSIC आया। और ये पूछ लिया जाए कि कौन सी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को कृत्रिम रूप से समझदार बनाना है, तो 5वीं पीढ़ी का ये उद्देश्य है। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।